अस्सलामुअलैकुम। आसिब एपिसोड 4। जुमे का दिन था और अप्रैल की 29 तारीख। क्रिस ख्वाबगाह के बाहर हॉल में मुंतजिर और बेचैन बैठी थी और कमरे में डॉक्टर किलन और शहर का सबसे बड़ा, सबसे मशहूर माहिर नफ्सियात और दिमाग का डॉक्टर रेगन का मुआयना कर रहे थे। डॉक्टरों ने आधे घंटे तक मुआयना किया। रेगन उछल रही थी, कूद रही थी, तड़प रही थी, बाल नोच रही थी। कभी कभी वो सहम सी जाती और अपने दोनों हाथ कानों पर रख लेती, जैसे पुरशोर कानों के पर्दे फाड़ देने वाली आवाजों को रोक रही हो। वो भयानक आवाज में गालियां बकने लगी। वो दर्दो करब से चीखने लगी। आखिरकार वो बिस्तर पर औंधे मुंह गिरी और दोनों पैर समेटकर पेट से लगा लिए। अब वो कराह रही थी। माहिर नफ्सियात किलन को इशारा करके बिस्तर से दूर ले आया। बेहतर होगा कि हम इसे सुकून बख्श दवा के इंजेक्शन दे दें, माहिर नफ्सियात ने कहा। उसके बाद मैं शायद इससे बात कर सकूं। डॉक्टर किलन ने इस बात में सर हिलाया और 50 मिलीग्राम का इंजेक्शन तैयार किया। दोनों डॉक्टर पलंग की तरफ बढ़े तो रेगन ने उन्हें अपने करीब आते महसूस कर लिया। वो एकदम से उनकी तरफ घूम गई और जब माहिर नफ्सियात ने उसे पकड़ा तो वो उसे लाते और घूंसे मारने लगी। दोस्त की गुस्से में चीखने और काटने लगी। आखिरकार कार्ल को बुलाया गया। कार्ल और माहिर नफ्सियात ने मिलकर उसे दबोच लिया और इसके बाद ही किलन उसे इंजेक्शन दे सका। दवाई बेअसर रही। किलन ने 50 मिलीग्राम का दूसरा इंजेक्शन दिया। वो इंतजार करने लगे। रेगन कदरे पुरसकून हो गई, फिर उसके पपोटे बोझल हो गए। फिर वो एकदम से वहशतज़दा होकर डॉक्टरों की तरफ देखने लगी। मम्मी कहाँ है? मेरी मम्मी को बुलाओ। वो रोने लगी। माहिर नफ्सियात ने सर से इशारा किया। किलन उठकर क्रिस को बुलाने चला गया। तुम्हारी माँ एक ही सेकंड में आती हैं। अच्छा, माहिर नफ्सियात ने कहा और पलंग पर बैठकर रेगन के सर पर हाथ फेरने लगा। सब ठीक है, मैं डॉक्टर हूँ। मम्मी कहाँ है? रेगन रो रही थी। आ रही है। तुम्हें कोई तकलीफ है बेटी? रेगन ने उस बात में सर हिलाया। आंखों से आंसू बह रहे थे। कहाँ? पूरे बदन में, रेगन ने कहा। पूरा बदन दर्द कर रहा है मेरी बेटी। मम्मी। क्रिस ने दौड़कर रेगन को सीने से लगा लिया, उसके रुखसार चूमे और खुद भी रोने लगी। रेग, तुम वापस आ गई। वाकई ये तुम ही हो? मम्मी, वो मुझे बहुत तकलीफ देता है। मम्मी, उससे कहो ऐसा ना करे, मुझे तकलीफ ना दे। मम्मी, रोकोगी ना उसे? क्रिस उलझ गई। फिर उसने मुल्तजी और सवालिया नजरों से डॉक्टरों की तरफ देखा। इसे ख्वाब आवर दवा का डबल डोज दिया है, माहिर नफ्सियात ने नीची आवाज में कहा। आपका मतलब है? माहिर नफ्सियात ने उसकी बात काट दी। देखते हैं, वो बोला और रेगन की तरफ घूम गया। बेटी, मुझे बता सकती हो कि तुम्हें क्या होता है? मैं नहीं जानती, रेगन ने जवाब दिया। मैं नहीं जानती कि वो मुझे इतना परेशान क्यों करता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पहले तो वो मेरा दोस्त था। कौन है वो? कप्तान हाउदी। फिर एकदम से मेरे बदन में कोई और आ जाता है और मुझे ऐसे काम करने पर मजबूर करता है जो मैं करना नहीं चाहती। कप्तान हाउदी? पता नहीं। कोई आदमी? रेगन ने इस बात में सर हिलाया। कौन? पता नहीं। अच्छी बात है। तो रेगन, अब हम एक तरकीब आजमाते हैं, एक खेल। माहिर नफ्सियात ने जेब में हाथ डालकर चांदी की एक जंजीर निकाल ली, जिसके सिरे पर एक चमकदार गोला लटक रहा था। कभी तुमने कोई ऐसी फिल्म देखी है जिसमें कोई किसी पर नौम तवज्जो तारी कर देता है? हेप्नोटिज्म कहते हैं उसे। रेगन ने इस बात में सर हिलाया। अच्छा, तो मैं हेप्नोटिस्ट हूँ। लोगों पर नौम तवज्जो तारी करता रहता हूँ, बशर्ते कि वो मुझे ऐसा करने दें। अगर मैंने तुम पर नौम तवज्जो का अमल किया रेगन, तो मैं समझता हूँ मैं तुम्हें अच्छा कर दूंगा। वो आदमी जो तुम्हारे जिस्म में है बाहर आ जाएगा। अब तुम मुझे इजाजत देती हो इसकी? घबराओ नहीं, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पास ही है। हाँ रेग, ये लोग जो कुछ कर रहे हैं तुम्हारे भले के लिए ही कर रहे हैं, क्रिस ने कहा। माहिर नफ्सियात मुस्कुराया और फिर एकदम से गर्दन घुमाकर पीछे देखा। उस तरफ से किसी चीज के गिरने और एक छन्नाके से टूटने की आवाज आई। दरवाजों वाली मेज पर से, जिस पर डॉक्टर किलन हाथ रखे खड़ा था, एक नाजुक गुलदान गिरकर टूट गया था। किलन ने हैरत से अपने हाथ और फिर गुलदान के टुकड़ों को देखा। वो उलझ गया था क्योंकि गुलदान अपने आप गिरा था। फिर वो उसकी किरचियां उठाने के लिए झुका। कोई बात नहीं डॉक्टर, विली उठा लेगी, क्रिस ने कहा। सैम, जरा खिड़की बंद करके पर्दे डाल दो। शुक्रिया, माहिर नफ्सियात ने किलन से कहा। जब कमरे में अंधेरा हो गया तो माहिर नफ्सियात ने जंजीर लटका दी और उसके सिरे पर लटकता हुआ गोला रेगन की आंखों के सामने पेंडुलम की तरह झुलाने लगा। उसके दूसरे हाथ में पेंसिल थी। उसके दूसरे हाथ में पेंसिल टॉर्च थी, जिसकी रोशनी वो गोले पर डाल रहा था। गोला तारे की तरह चमक रहा था। माहिर नफ्सियात अमले तनवीम का मंत्र पढ़ने लगा। अच्छा, अब इसकी तरफ देखो रेगन, देखती रहो। बस थोड़ी देर बाद ही तुम्हारे पपोटे बोझल हो जाएंगे, बोझल होते चले जाएंगे। थोड़ी देर बाद ही रेगन पर बेखुदी सी तारी हो गई। बहुत उम्दा, माहिर नफ्सियात बुड़बुड़ाया। फिर लड़की से पूछा, आराम से हो रेगन? हाँ, रेगन की आवाज कहीं गहराइयों में से आई।
उम्र क्या है तुम्हारी? 12 बरस। तुम्हारे जिस्म में कोई है? कभी कभी कोई हलौल कर जाता है। कब? मुख्तलिफ औकात में। आदमी है? हाँ। कौन है? मैं नहीं जानती। कप्तान हाउदी? मैं नहीं जानती। मर्द है? मैं नहीं जानती, लेकिन तुम्हारे जिस्म में वो है जरूर। कभी कभी। इस वक्त? मैं नहीं जानती। अगर मैं उससे पूछूं तो तुम उसे जवाब देने दोगी? नहीं। क्यों? डरती हूं। क्यों? पता नहीं। अगर उसने मुझसे बात की रेगन, तो मैं समझता हूं वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। तुम चाहती हो कि वो तुम्हें छोड़ दे? हाँ। तो फिर उसे बोलने दो। बोलने दोगी उसे? खामोशी का वक्फा। फिर हाँ। अच्छा, मैं उससे बात कर रहा हूं जो रेगन के जिस्म में है। माहिर नफ्सियात ने करख्त आवाज में कहा। अगर तुम इसके जिस्म में हो तो तुम पर भी मैंने नौम तवज्जो का अमल कर दिया है। अब तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना है। चंद सेकंड तक वो खामोश रहा कि उसकी आवाज का असर रेगन के खून के साथ गर्दिश कर जाए। फिर उसने कहा, अगर तुम इसके जिस्म में हो तो मैंने तुम्हें हिप्नोटाइज कर दिया है और तुम मेरे हर सवाल का जवाब दोगे। तुम मेरे सामने आ जाओ और जवाब दो। खामोशी। और फिर अचानक एक अजीब बात हुई। रेगन की सांस बदबूदार बन गई। वो मोटी और बोझल हो गई, नदी के धारे की तरह। माहिर नफ्सियात ने 2 फुट दूर से भी उसकी सांस की सरांड सूंघ ली। उसने एकदम से पेंसिल टॉर्च की रोशनी रेगन के चेहरे पर डाली। क्रिस बामुश्किल अपनी चीख रोक सकी। उसकी बेटी का चेहरा बिगड़कर भयानक बन गया था, जैसे उसके चेहरे पर दूसरा चेहरा चढ़ा दिया गया हो। होंठ मुखालिफ सिमतों में खिंच गए और उसकी जुबान भेड़िए की जुबान की तरह मुंह से बाहर लटक रही थी। मेरे खुदा! क्रिस के मुंह से निकला। तुम वो हो जो रेगन के अंदर हो? माहिर नफ्सियात ने पूछा। रेगन ने इस बात में सर हिलाया। कौन हो तुम? नाओ माई। रेगन ने बदली हुई और फटी हुई आवाज में जवाब दिया। ये नाम है तुम्हारा? रेगन ने इस बात में सर हिलाया। तुम मर्द हो? साई। जवाब दे रही हो तुम? साई। अगर ये हाँ है तो इस बात में सर हिलाओ। रेगन ने इस बात में सर हिलाया। ये तुम कोई बदेसी जुबान बोल रहे हो? साई। कहां से आए हो तुम? डॉग। क्या मतलब? तुम्हारा मतलब है तुम कुत्ते में से आए हो? डॉग मार्फोमो क्वीन। माहिर नफ्सियात सोच में पड़ गया। फिर उसने दूसरी तरकीब इस्तेमाल की। अब मैं तुमसे सवाल पूछूंगा तो तुम सर हिलाकर जवाब दोगे। हाँ कहोगे तो इस बात में, और ना कहोगे तो नफी में सर हिलाओगे। समझ गई? रेगन ने इस बात में सर हिलाया। तुम्हारे जवाबों का कुछ मतलब था? हाँ। तुम उनमें से कोई हो जिनसे रेगन वाकिफ है? नहीं। जिसके मुतल्लिक वो जानती है? नहीं। तुम रेगन के दिमाग की उपज हो? नहीं। हकीकी हो? हाँ। रेगन के वजूद का हिस्सा हो? नहीं। कभी रहे थे? नहीं। रेगन तुम्हें पसंद है? नहीं। नापसंद है? हाँ। नफरत करते हो उससे? हाँ। किसी ऐसी बात की वजह से जो इसने की? हाँ। इसके वालिदैन की तलाक का इल्जाम तुम रेगन को देते हो? नहीं। इसका ताल्लुक इसके वालिदैन से है? नहीं। दोस्त से? नहीं। लेकिन तुम इससे नफरत करते हो? हाँ। तुम रेगन को सजा दे रहे हो? हाँ। तुम इसे नुकसान पहुंचाना चाहते हो? हाँ। मार डालना चाहते हो इसे? हाँ। अगर वो मर गई तो तुम ना मर जाओगे? नहीं। जवाब ने माहिर नफ्सियात को परेशान कर दिया। उसने सोच में नजरें झुका ली। उसने बेचैनी से पहलू बदला तो पलंग की स्प्रिंगें चिरचिराईं। बोझल खामोशी में रेगन के सांस की आवाज गूंज रही थी, जैसे वो उस गर्म भट्टी में से आ रही हो जिसमें फुजला सुलग रहा हो, करीब से लेकिन किसी दूसरी बहुत दूर की शैतानी दुनिया से। माहिर नफ्सियात ने नजरें उठाकर एक बार फिर उस खौफनाक और घिनौने चेहरे की तरफ देखा। उसे एक ख्याल आया और उसकी आंखों में चमक आ गई। तुम्हें अपने जिस्म से निकालने के लिए रेगन कुछ कर सकती है कि तुम उसे छोड़कर चले जाओ? हाँ। बता सकते हो कि उसे क्या करना है तुमसे निजात हासिल करने के लिए? हाँ। बताओगे मुझे? नहीं। लेकिन माहिर नफ्सियात चीखा और चौंका। रेगन ने उसकी गर्दन के गिर्द अपने हाथ लपेट लिए। उसकी गिरफ्त ताहनी थी। वह बेदर्दी से उसकी गर्दन दबा रही थी। दर्द और तकलीफ से माहिर नफ्सियात की आंखें फट गईं। उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन कामयाब ना हुआ। सैम, सैम, दौड़ो, छुड़ाओ मुझे। माहिर नफ्सियात की आवाज इंतहाई तकलीफ से बैठ गई। क्रिस ने सामने देखा। वो बत्ती के स्विच की तरफ भागी। डॉक्टर किलन पलंग की तरफ भाग रहा था। रेगन का सर पीछे की तरफ झुका हुआ था। वो अफरीद की तरह गुर्रा रही थी, भेड़िए की तरह भौंक रही थी। क्रिस ने लाइट जला दी। एक भयानक फिल्म स्लो मोशन में चल रही थी। एक भयानक ख्वाब का सा मंजर था। रेगन और दोनों डॉक्टर पलंग पर दस्तों गिरेबान थे। हाथ और पैर उछल रहे थे। गालियों और तकलीफ की चीखों का एक तूफान आया हुआ था। रेगन भौंक रही थी। उसके मुंह से भयानक कहके निकल रहे थे। वह मिमिया रही थी, हिनहिना रही थी और फिल्म जैसे तेजी से चलने लगी। पलंग लरजने लगा, स्प्रिंगें चिरचिराने लगी।
बेबस खड़ी हुई क्रिस देखती रही। एकदम से उसकी बेटी की पुतलियां ऊपर चढ़ गईं, सफेदी नुमाया हो गई और उसके मुंह से दहशत की एक फलक शगाफ चीख निकली, जैसे ये चीख किसी ने उसकी रीढ़ की हड्डी में से खींच निकाली हो, तेज और खूनी। रेगन का पूरा जिस्म मुड़ गया। वो बेहोश होकर बिस्तर पर गिरी। कोई नजर न आने वाली खौफनाक चीज कमरे से बाहर चली गई। एक सनसनीखेज लम्हे तक किसी ने जुम्बिश न की। फिर आहिस्ता आहिस्ता एहतियात से डॉक्टरों ने अपने आप को छुड़ाया, अलग किया, खड़े हो गए। वो रेगन की तरफ देखने लगे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर किलन ने रेगन की नब्ज देखी, इत्मीनान से सर हिलाया। रेगन को आहिस्ता से कंबल उड़ा दिया, दूसरों की तरफ देखकर सर हिलाया और वो सब कमरे से बाहर आ गए। वो मुतालिया गाह में पहुंचे। थोड़ी देर तक वो सब खामोश रहे। क्रिस सोफे पर थी। किलन और माहिर नफ्सियात उसके करीब और सामने कुर्सियों पर बैठे हुए थे। माहिर नफ्सियात मुतफिक्र था, सामने रखी हुई कॉफी की मेज की तरफ देख रहा था और अपना निचला होंठ दबा रहा था। फिर उसने एक गहरी सांस ली और क्रिस की तरफ देखा। क्रिस ने अपनी बुझी हुई आंखें उसकी तरफ उठाईं। ये सब क्या हो रहा है? उसकी आवाज सरगोशी थी, गम से बोझल थी। आपकी बेटी जो जुबान बोल रही थी, उससे आप वाकिफ हैं? माहिर नफ्सियात ने पूछा। क्रिस ने नफी में सर हिलाया। कोई मजहब है आपका? नहीं। आपकी बेटी का? नहीं। फिर उसने बहुत से सवाल पूछे। क्रिस जवाब देती रही। जब ये सिलसिला खत्म हुआ तो माहिर नफ्सियात वहशत ज़दा सा था। क्या है ये सब कुछ? क्रिस ने पूछा। उसका चेहरा सफ़ेद हो रहा था। क्या हुआ है रेगन को? केस बहुत उलझा हुआ है और अपने मुख्तसर से मुआयने के बाद मेरा फैसला करना सरासर गैर जिम्मेदारी की बात होगी। किसी न किसी नतीजे पर तो पहुंचे होंगे आप बजिद हैं तो मैं एक दो बातें कह सकता हूँ, फरमाइए। क्रिस बेकरारी से आगे की तरफ झुक गई। अव्वल तो ये कि बहुत मुमकिन है कि वो ढोंग कर रही हो। डॉक्टर किलन ने उससे इत्तफाक करते हुए सर हिलाया। कई वजूहात की बिना पर हमने यह नतीजा अखज़ किया है। माहिर नफ्सियात ने अपनी बात जारी रखी। मिसाल के तौर पर उसके अपने जिस्म को गैर मामूली तौर पर तकलीफदेह हद तक तोड़ना मोड़ना, और सबसे अहम बात यह कि जब हम उसके अंदर के शख्स से बात कर रहे थे उसके चेहरे के नकूश का एकदम से तब्दील हो जाना। इस किस्म का नफ्सियाती असर और ऐसी तब्दीली नामुमकिन है। वो खुद उस शख्स में यकीन रखती हो जो उसके ख्याल में उसके जिस्म में हलौल कर जाता है। आप मेरी बात समझ रही हैं? कुछ कुछ, क्रिस ने जवाब दिया। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती, ये शख्स आता कहाँ से है? मेरा मतलब है हम दोहरी शख्सियत के मुतल्लिक सुनते आए हैं, लेकिन आज तक ये ना मालूम हो सका कि यह क्या चीज़ है। आप ही नहीं बल्कि कोई भी नहीं जानता कि यह क्या चीज़ है, मिसेस मैकैनल। हम लोग शऊर, लाशऊर, ताहतल शऊर, ज़हन, शख्सियत वगैरह की इस्तिलाहें इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन जानते नहीं कि ये क्या चीज़ें हैं। वो अपना सर हिला रहा था। वाकई नहीं जानते, कतई नहीं जानते। चुनाचे जब मैं दोहरी या फटी हुई शख्सियत की बात करता या उसके मुतल्लिक को कुछ कहता हूँ तो ये सारे मफरूज़े ही होती हैं जो मज़ीद सवालात पैदा करती हैं और फिर उनके जवाब भी। चुनाचे हमारे ख्याल में ये जिसे दोहरी शख्सियत कहती हैं या किसी का जिस्म में हलौल करना कहती हैं, एक तरह का दिमागी मर्ज है जो शिद्दत गम, नाउमीदी, इंतहाई मायूसी या अपनी बात मनवाने की वजह से पैदा हो जाता है या पैदा कर लिया जाता है। लेकिन आपने अपनी बेटी की ज़िंदगी के जो हालात बताए हैं उनमें कोई ऐसी बात नहीं जिसकी वजह से उसे ये दिमागी मर्ज लाहिक हो। चुनाचे अब सिर्फ एक इम्कान हो सकता है, हिस्टीरिया। तो आपके ख्याल में क्या है उसे? मैं कह चुका हूं कि फिलहाल मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया। ये बेहद उलझा हुआ केस है। तो एक ही रास्ता है, माहिर डॉक्टरों की टीम रेगन का मुआयना करे। 2-3 हफ्तों का मुसलसल मुआयना जो अस्पताल में किया जाए, मसलन डाइटिन की बैरिंगर क्लिनिक में। क्रिस ने चौंक कर माहिर नफ्सियात की तरफ देखा। क्यों, कोई मुश्किल है? माहिर नफ्सियात ने पूछा। नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, क्रिस ने आह भरी। मैं तो मायूस हो गई हूँ। मैं समझा नहीं। ये मेरा अपना अलमिया है। माहिर नफ्सियात ने वहीं से बैरिंगर क्लिनिक में फ़ोन किया। वो रेगन को फौरन दाखिल कर लेने पर तैयार हो गए। दोनों डॉक्टर चले गए। क्रिस को भर के याद आ गया, वो मर गया था। अब वो होगा और अंधेरी कब्र होगी। उसमें रेंगते हुए बगैर आंखों के सफ़ेद लिजलिजे घिनौने कीड़े होंगे। और वो हिचकियां लेकर रोने लगी। उछलती कूदती, हंसती गाती भरी पूरी जिंदगी का ये अंजाम, ये इंतहा है। क्रिस ने यह ख्याल झटक दिया और सामान बांधने लगी। क्रिस अपनी ख्वाबगाह में थी। वह डाइटन में पहनने के लिए टोपी का इंतखाब कर रही थी कि कार्ल ने आकर बताया कि कोई उससे मिलना चाहता है। कौन? क्रिस ने पूछा। सुराग रसा मुझसे मिलना चाहता है। कार्ल ने इस बात में सर हिलाकर मुलाकाती कार्ड क्रिस को दिया। लिखा था विलियम एफ किंडरमैन, लेफ्टिनेंट ऑफ डिटेक्टिव्स, और कार्ड के बाएं कोने पर लिखा था शोभाए कत्लो खून। ये सुराग रसा क्यों आया है? वो बुड़बुड़ाई। क्रिस एकदम से परेशान हो गई और कमरे से निकलकर जीना उतरने लगी। बरके,
ये सुराग रसा बरके के सिलसिले में तो नहीं आया? वो बैरूनी कमरे में खड़ा हुआ था। उसके हाथ में तोड़ी मुड़ी हैट थी, उंगलियां मोटी थी और हैट पर उनकी गिरफ्त मजबूत। जिस्म मोटा था, उम्र 50 के लगभग। थुलथुलाते हुए गाल जो साबुन से चमक रहे थे, ढीली ढाली पतलून जो उसके जिस्म का मजाक उड़ा रही थी, भूरे रंग का कोट उसके जिस्म से जैसे ढीला ढाला लटक रहा था, आंखें भूरी और नम, जो जैसे गुजरे हुए जमाने में देख रही हों। वह दमा के मरीज की तरह सांस ले रहा था। क्रिस उसकी तरफ बढ़ी। सुराग रसा ने अपना हाथ थके हुए लेकिन शफीक अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा दिया और बैठी हुई आवाज और तकरीबन सरगोशी में कहा, मैं किसी भी कितार में इस चेहरे को पहचान सकता हूं, मिसेस मैकेनल। तो गोया मैं हूं किसी कितार में? क्रिस ने उसे मुसाफिया करते हुए कहा। अरे नहीं, उसने क्रिस की इस गलत फहमी को हाथ हिलाकर एक तरफ धकेल दिया। उसकी आंखें बंद थी, सर एक तरफ झुका हुआ और हाथ तोंद पर धरा हुआ। ऐसी कोई बात नहीं, बस रस्मी पूछताछ। आप मसरूफ हैं इस वक्त तो कल आ जाऊंगा। वो जाने के लिए पलटा तो क्रिस ने जल्दी से कहा, किस सिलसिले में? बरके डैनिंग? बड़े अफसोस की बात है, वाकई अफसोस की। सुराग रसा ने नजरें झुकाकर सर हिलाया। उसका खून कर दिया गया है। क्रिस ने दिल में टीस महसूस की। मेरा मतलब है इसीलिए आप आए हैं? कत्ल हुआ है बरके का? नहीं, वो क्या कहते हैं, रूटीन, उसने कहा। बात यह है कि इस कदर मशहूर आदमी की मौत को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसकी आंखों में फर्ज की मजबूरी थी। एक दो सवाल बस। बरके, वो गिरा, धकेला गया उसे? वो अपने सर और हाथ से इशारे कर रहा था। फिर उसने शाने उचकाए और नीची आवाज में कहा, कौन जाने, उसको लूटा भी गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इस जमाने में मकसद अनका है, हत्ता के कत्ल भी बेमकसद किया जाता है। उसके हाथ मुसलसल हिल रहे थे, कठपुतलियों को नचाने वाले की उंगलियों की तरह। बहुत बुरा जमाना है। इस जमाने में खून महज जरा सी मुखालफत की वजह से किया जाता है। उसने सर हिलाया। और इसका सबब है ये नशावर चीजें, ये LSD। उसने क्रिस की तरफ देखा और अपने सीने पर हाथ मारा आहिस्ता से। मिसेस मैकेनल, मैं भी एक बाप हूं और नई नस्ल की पस्ती को देखकर मेरा दिल टूट जाता है। बच्चे हैं आपके? एक लड़का, लड़की? अच्छा, तो आइए मुतालिया गाह में बैठकर बातें करते हैं। क्रिस जाने के लिए पलटी। उसके सब्र का पैमाना छलकने के करीब था। मिसेस मैकेनल, एक जहमत दे सकता हूं आपको? वह थके हुए अंदाज में उसकी तरफ घूम गई। उसकी तवक्को थी कि यह सुराग रसा भी दूसरों की तरह उसका ऑटोग्राफ लेगा और कहेगा कि यह उसके बच्चों के लिए है। फरमाइए, वो बोली। मेरा पेट जरा गड़बड़ है, उसने ले जाकर कहा। कालसू वाटर होगा आपके पास? तकलीफ होती हो तो जाने दीजिए, मैं किसी को भी तकलीफ देना पसंद नहीं करता। कोई तकलीफ नहीं, आप मुतालिया गाह में तशरीफ रखिए। क्रिस ने मुतालिया गाह की तरफ इशारा किया और पलटकर बावर्ची खाने की तरफ चली गई। मेरे ख्याल में रेफ्रिजरेटर में एक बोतल मौजूद है, तो फिर मैं बावर्ची खाने में ही चलता हूँ, वो बोला और क्रिस के पीछे चला। दरअसल किसी को भी परेशान करना मुझे पसंद नहीं। ऐसी कोई बात नहीं, आप वाकई मसरूफ हैं, फिर आऊंगा। बच्चे हैं आपके? उसने क्रिस के साथ चलते हुए कहा। हाँ, एक है लड़की, आपने बताया था। सिर्फ एक? उम्र अभी अभी 12 साल की हुई है। अच्छा, अभी अभी? तो फिर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। उसने लंबा सांस लिया। फिलहाल नहीं, बाद में होशियार रहना। वो सर हिला रहा था। क्रिस ने देखा कि उसकी चाल न पितुली है। वो बावर्ची खाने में पहुंचे। कार्ल तनूर का पेट घिस घिस कर चमका रहा था। वो ना तो उनकी तरफ घूमा और ना ही यूं जाहिर किया कि वो उनकी आमद से बाखबर है। बड़े शर्म की बात है ये तो। क्रिस फ्रिज का दरवाजा खोल रही थी तो सुराग रसा ने कहा, लेकिन उसकी नजर कार्ल पर थी। वो एक सवाल बनी उसकी पुश्त पर, बाजुओं पर और गर्दन पर मंडला रही थी, जैसे कोई आबी परिंदा तालाब पर मंडलाता है। मैं मशहूर तरीन फिल्मी सितारों से मिलता हूँ, सुराग रसा ने बात जारी रखी, और इससे क्या मांगता हूँ? कालसू वाटर, ये मेरी जिंदगी का अलमिया है। क्रिस ने बोतल निकाल ली और अब वो कार्क खोलने का औजार तलाश कर रही थी। बर्फ में लेंगे? क्रिस ने पूछा। नहीं, सादा सादा मुफीद होता है। वो बोतल खोल रही थी। एक फिल्म थी आपकी, फरिश्ता, सुराग रसा ने कहा। वो फिल्म मैंने 6 दफा देखी। अगर आपको कातिल की तलाश है, क्रिस ने सनसनाता हुआ कालसू वाटर ग्लास में उंडेलते हुए कहा, तो फिर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लीजिए। अरे नहीं नहीं, बहुत शानदार थी, बहुत पसंद आई थी मुझे। बैठिए। क्रिस ने मेज की तरफ इशारा किया। शुक्रिया शुक्रिया, वो बैठ गया। नहीं, बहुत शानदार फिल्म थी, बेहद मौसर। क्रिस ने कालसू का गिलास मेज पर रख दिया और खुद मेज के दूसरी तरफ बैठ गई। क्रिस अपनी उंगलियां मेज पर बजा रही थी। अजीब सुराग रसा था ये तो, और वह मुसलसल कार्ल की तरफ क्यों देख रहा था, ये तो मैं नहीं जानती, वो बोली। मुझे ये मालूम करके खुशी हुई कि पिक्चर आपको पसंद आई। बेहतर होगा कि आप पी लें। उसने कालसू के गिलास की तरफ इशारा किया।
जोश उड़ जाएगा इसका। हाँ हाँ बेशक, बहुत ज्यादा बातूनी हूं मैं। आप मसरूफ हैं बेहद, मुआफी चाहता हूँ। उसने गिलास उठाया, होंठों से लगाया और उसका मशरूब गटगटा गया। उम्दा, वाह बहुत उम्दा। उसने जाम रखा और रेगन के बनाए हुए उस परिंदे की तरफ देखने लगा जो अब मेज की सजावट बना हुआ था। उम्दा, वो मुस्कुराया। खूबसूरत बुत तराशी मेरी बेटी ने बनाया है, बहुत उम्दा, शानदार। देखिए मिस्टर। हाँ हाँ जानता हूँ, वक्त जाया कर रहा हूँ। वाकई। खैर तो एक या दो सवाल और बात खत्म। बल्कि सिर्फ एक सवाल और मैं रुखसत हो जाऊंगा। वो अपनी घड़ी की तरफ देख रहा था, जैसे उसे मुकर्रर वक्त पर कहीं पहुंचना हो। चूंकि मिस्टर बर्के डैनिंग मरहूम यहाँ अपनी फिल्म की शूटिंग खत्म कर चुके थे, इसलिए हो सकता है कि उस रात, जिस रात ये गमनाक हादसा हुआ, वो किसी से मिलने गए हों। तो अब ये बताइए कि आपके अलावा इस इलाके में उनके दूसरे भी दोस्त हैं? वो इस रात यहीं थे, क्रिस ने कहा। अच्छा। उसकी भवें आपस में मिल गईं। हादसे से कुछ ही पहले? कब हुआ हादसा? 7:15 पर। मेरे ख्याल में बर्के उससे कुछ पहले यहीं थे। बस तो फिर मामला साफ है। उसने सर हिलाया और कुर्सी में यूं घूम गया जैसे उठने की तैयारी कर रहा हो। वो नशे में थे, वो यहां से जा रहे थे, वो सीढ़ियों पर से गिर पड़े। हाँ, मामला साफ है बेशक। आप ये बताएंगी कि मरहूम ठीक कितने बजे यहां से रुखसत हुए? ये मैं सिर्फ रिकॉर्ड में अंदराज के लिए पूछ रहा हूँ, कोई खास बात नहीं है। वो हकीकत को यूं टटोल रहा था जैसे कोई कंजूस सब्जी मंडी में सब्जियां टटोलता है। क्रिस ने हैरत से सोचा कि ये लेफ्टिनेंट कैसे बन गया। ये तो मैं नहीं जानती, क्रिस ने कहा। मेरी और उनकी मुलाकात नहीं हुई। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। जब वो यहाँ आए तो मैं घर पर नहीं थी, डॉक्टर के पास थी। अच्छा अच्छा, उसने सर हिलाया। तो फिर आपको कैसे पता चला कि बर्के डैनिंग यहाँ आए थे? शार्विन ने बताया। शार्विन? शार्विन स्पेंसर मेरी सेक्रेटरी है। जब बर्के यहाँ आए थे तो वो यहाँ थी। शार्विन? वो उससे मिलने आए थे? जी नहीं, मुझसे। कता कलामी की मुआफी चाहता हूँ, मेरी लड़की बीमार है। चुनाचे शार्विन उसके लिए दवाएं लाने गई तो बर्के को यहीं छोड़ गई। बहरहाल जब मैं घर आई तो बर्के जा चुके थे। और आप कब आई वापस? मेरा मतलब है कितने बजे होंगे? 7:15 या 7:30। और कितने बजे गई थी आप? गालिबन 6:15 बजे। मिस स्पेंसर कितने बजे गई थी? ये मैं नहीं जानती। और मिस स्पेंसर के जाने और आपके आने के दरमियान मिस्टर डैनिंग यहाँ थे, तो आपकी बेटी के अलावा और कौन था यहाँ? कोई नहीं। कोई नहीं? तो मरहूम आपकी बेटी को तन्हा छोड़कर चले गए? क्रिस ने इस बात में सर हिलाया। मुलाजिम वगैरह? नहीं। विल्ली और कार्ल? ये कौन है? क्रिस को अपने पैरों तले से जमीन खिसकती महसूस हुई। ये हल्की फुल्की पूछताछ सख्त बनती जा रही थी। कार्ल तो ये है। क्रिस ने सर से कार्ल की तरफ इशारा किया, जो बदस्तूर तनूर साफ कर रहा था। विल्ली इसकी बीवी है। दोनों मेरे पुराने मुलाजिम हैं, मेरे साथ रहते हैं। इन दोनों ने आधे दिन की छुट्टी ली थी और जब मैं घर आई तो उस वक्त तक दोनों वापस न आए थे। विल्ली? क्रिस खामोश हो गई। हाँ, विल्ली क्या? कोई खास बात नहीं। क्रिस ने शाने उचकाए और कार्ल की तरफ देखा। तनूर साफ था, फिर ये से ख्वामखा क्यों घिसे जा रहा था? क्रिस ने सिगरेट निकालकर होंठों में दबा ली। सुराग रसां। किंडरमैन ने उसकी सिगरेट सुलगा दी। तो फिर तन्हा आपकी साहिबजादी को मालूम होगा कि बर्के डैनिंग यहाँ से ठीक कितने बजे रुखसत हुए थे? तो उनकी मौत, मेरा मतलब है, सिर्फ हादसा था? बेशक। ये पूछताछ तो महज कानूनी दस्तूरुल अमल है मिसेस मैकेनिल। मिस्टर डैनिंग को लूटा नहीं गया और उनका कोई दुश्मन नहीं। बहरहाल हम उनके किसी दुश्मन से वाकिफ नहीं। क्रिस ने कार्ल की तरफ देखा और फिर जल्दी से किंडरमैन की तरफ। उसने देख लिया, यकीनन नहीं। वो रेगन के बनाए हुए परिंदे पर उंगलियां फेर रहा था। इस तरह के परिंदे का नाम है कुछ, भूल रहा हूँ। किंडरमैन ने क्रिस को अपनी तरफ परेशानी से देखते देखा। मुआफी चाहता हूँ, आप मसरूफ हैं? 1 मिनट और, बात खत्म। हाँ, तो आपकी बेटी को मालूम होगा कि मिस्टर बर्के कितने बजे गए यहाँ से? नहीं, उसे कुछ मालूम नहीं। उसे ख्वाब आवर इंजेक्शन दिया गया था। ओह, अफसोस हुआ ये सुनकर। उसकी आंखों में फिक्र थी। कोई सख्त मर्ज है? मेरे ख्याल में हाँ। मैं पूछ सकता हूँ? उसने हल्का सा इशारा किया। उसकी सही तशखीस नहीं हो पाई। ठंडे झोंकों से मोहतात रहना, उसने हदायत की। क्रिस अहमकों की तरह उसकी सूरत देखने लगी। सर्दियों में जब घर का अंदर दिन गर्म हो तो सर्द हवा के झोंके मुख्तलिफ बीमारियों के लिए जादुई शतरंजी का काम देती हैं, लेकिन हो सकता है ये सिर्फ रवायत हो। क्रिस ने इत्मीनान का सांस लिया। वो उसका कमरा है। किंडरमैन अंगूठा उठाकर छत की तरफ इशारा कर रहा था, जिसकी बहुत बड़ी खिड़की उन सीढ़ियों पर खुलती है जिन पर से मिस्टर बर्के गिरे थे। क्रिस ने इस बात में सर हिला दिया। तो खिड़की बंद रखिए और आपकी लड़की अच्छी हो जाएगी। वो हमेशा बंद रहती है, मजबूती से, क्रिस ने जवाब दिया। उस वक्त किंडरमैन अपने कोट की जेब में हाथ डाल रहा था। फिक्र मत कीजिए, अच्छी हो जाएगी, वो बोला।
क्रिस एक बार फिर मेज पर उंगलियां बजाने लगी। बेशक आप मसरूफ हैं। रिकॉर्ड के अंदर आज रस्मी। उसने जेब में से किसी स्कूल के ड्रामे का सुविनियर निकाल लिया। थोड़ा मुड़ा उसने फिर जेब टटोली। अब एक पेंसिल बरामद की जिसका एक सिरा दांतों से चबाया हुआ था। उसने सुविनियर मेज पर रखा, हाथ फेरकर उसकी सिलवटें दूर की, पेंसिल उस पर रखा। एक या दो नाम, वो बोला। तौबा, स्पेंसर सी से है या एस से? सी से। अच्छा, सी। उसने सुविनियर के हाशिए में नाम लिखते हुए कहा। और आपके मुलाजिम? जॉन और विली। कार्ल और विली रेनिंगस्ट्रॉम। कार्ल, हाँ ठीक है, कार्ल रेनिंगस्ट्रॉम। अब वक्त? उसने सुविनियर के सफ़े उल्टे, खाली जगह की तलाश की। हाँ ठहरिए, मैं भूला। ये मुलाजिम, आपने क्या कहा था कि कितने बजे ये घर आ गए? ये मैंने नहीं कहा। कार्ल, गुज़िश्ता रात तुम कितने बजे घर आए थे? क्रिस ने आवाज़ कदरे बुलंद करके पूछा। कार्ल उनकी तरफ घूम गया। उसके चेहरे के जज्बात समझ में न आते थे। ठीक 9:30 बजे मादाम, उसने बताया। हाँ, तुम अपनी कुंजी भूल गए थे। मुझे याद है कि जब तुमने घंटी बजाई थी तो मैंने बावर्ची खाने की घड़ी को देखा था। अच्छी फिल्म देखी कोई? किंडरमैन ने पूछा। मैं तबसरे पर एतबार करके फिल्म नहीं देखता। किंग लेयर देखी? पॉल एस्कोफ्लिड काम करता है इसमें। उम्दा फिल्म है, बहुत उम्दा। मैं देख चुका हूँ। हाँ, क्रेस्ट में चल रही है। 6 बजे के खेल में गया था। खेल छूटने के फौरन बाद ही मैं क्रेस्ट के सामने ही से एक बस पर सवार हुआ और शुक्रिया, इन तफसीलात की जरूरत नहीं, किंडरमैन ने कहा। सुन लेने में हर्ज क्या है, तुम्हारी मर्जी। मैं स्कॉन्सन एवेन्यू और एम स्ट्रीट पर उतरा बस से। शायद 9:20 हुए थे। एक आध मिनट आगे पीछे हो तो पता नहीं। और फिर वहां से चलकर घर आ गया। ये सब मुझे बताने की जरूरत ना थी, ताहम शुक्रिया। फिल्म पसंद आई? हाँ, मुझे भी। अच्छा, तो अब? वो क्रिस की तरफ घूम गया और सुविनियर पर पेंसिल चलाने लगा। मैंने आपका वक्त ज़ाया किया, लेकिन क्या करूं, फर्ज है मेरा। उसने शाने उचकाए। 1 सेकंड और फिर मैं रुखसत हो जाऊंगा। अलमनाक। उसने फुंकार की सी सांस ली। ऐसा होशियार डायरेक्टर और ऐसी मौत, फिल्मी दुनिया उसकी कमी महसूस करेगी। मिजाज के तेज थे ये बरके साहब। जब नशे में होते तो जरा गर्म हो जाते थे। बस मेरी मुलाकात खत्म हुई, वो लिखते हुए बोला। नहीं ठहरिए, तो ये कार्ल और इनकी बीवी विली दोनों साथ गए थे और साथ ही वापस आए? नहीं, विली बीटल की फिल्म देखने गई थी। कार्ल जवाब देने के लिए पलट ही रहा था कि क्रिस ने जवाब दिया। मेरे घर आने के चंद मिनट बाद विली घर पहुंची। अब ये मैंने क्यों पूछा? ये कोई अहम सवाल नहीं। उसने सुविनियर तय करके जेब में रख दिया, पेंसिल का टुकड़ा भी रख दिया। तो शुक्रिया। दफ्तर में पहुंचने के बाद मुझे वो बात याद आएगी जो मुझे पूछनी चाहिए थी। हमेशा ऐसा ही होता है। खैर, मैं फोन कर दूंगा। क्रिस उसके साथ उठ खड़ी हुई। मैं 2-1 हफ्तों के लिए बाहर जा रही हूँ। कोई बात नहीं। वह परिंदे की तरफ पसंदीदगी से देख देख कर मुस्कुरा रहा था। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। उसने परिंदा हाथ में ले लिया और दूसरे हाथ का अंगूठा उसकी चोंच पर रगड़ रहा था। बावर्ची खाने के फर्श पर पड़ा हुआ धागा उठाने के लिए क्रिस झुकी। डॉक्टर होशियार है? किंडरमैन ने पूछा। मेरा मतलब है जो आपकी साहिबजादी का इलाज कर रहा है। किंडरमैन ने परिंदा रख दिया और जाने लगा। क्रिस उसके साथ चली। वो बेचैनी से अपने अंगूठे पर धागा लपेट रही थी। कई डॉक्टर बैक वक्त उसका इलाज कर रही हैं, क्रिस बुड़बुड़ाई। बहरहाल, मैं अब बस उसे उस अस्पताल में लिए जा रही हूँ जो कहते हैं कि बेहतरीन है। खुदा करे कि वहां पर उसका सही इलाज हो जाए। यह अस्पताल शहर से बाहर है। जी हाँ, ये तो वहां जाने के बाद पता चलेगा। हवा से बचाना उसे। वो बाहर के दरवाजे तक पहुंच गई। किंडरमैन ने दरवाजा खोलने के लट्टू पर हाथ रखा। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, लेकिन इन हालात में उसने सर झुकाकर हिलाया। बहरहाल मैं मजबूर था, मुझे अफसोस है। किंडरमैन दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। सर पर हैट रखते हुए वो क्रिस की तरफ घूम गया। कामयाबी हो आपको अपनी बेटी के सिलसिले में, वो बोला। शुक्रिया, क्रिस मुस्कुराई। कामयाबी हो आपको दुनिया में। उसने गर्म जोशी और उदासी से सर हिलाया और फिर ढीले कदमों से चल दिया। वो सामने खड़ी पुलिस कार की तरफ जा रहा था और क्रिस उसे जाते देखती रही। हवा का एक झोंका आया तो किंडरमैन ने अपना एक हाथ हेड पर रख लिया। क्रिस ने दरवाजा बंद कर लिया। किंडरमैन कार की पिछली सीट पर बैठ गया और गर्दन घुमाकर क्रिस के घर की तरफ देखा। उसे शक सा हुआ कि रेगन के कमरे की खिड़की में कोई खड़ा हुआ था। एक दुबला सा साया जो बड़ी तेजी से, बिजली किसी तेजी से खिड़की के सामने से हटकर नजरों से ओझल हो गया। वो यकीन से न कह सकता था। उसने गर्दन घुमाई थी तो साय की एक झलक नजर आई। अलबत्ता ये उसने जरूर देखा कि रेगन के कमरे की खिड़की खुली थी। ये अजीब बात, वो मुंतजिर रहा। खिड़की में कोई नमूदार न हुआ। किंडरमैन ने उलझकर सर हिलाया, घूमा। ड्राइवर की सीट की पुश्त में लगा हुआ खाना खोलकर उसमें से एक लिफाफा और एक छोटा सा चाकू निकाल लिया। उसने चाकू का छोटा फल निकाला और लिफाफे में दूसरा हाथ रखकर
उसके अंगूठे के नाखून में से वो रंग खुरचने लगा जो उसने रेगन के बनाए हुए परिंदे की चोंच पर अंगूठे के नाखून से खुरच कर महफूज कर लिया था। रंग उसने लिफाफे में मुंतकिल करके उसे बंद करके चिपका दिया और स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठे हुए सार्जेंट सुराग रसां को सर से इशारा किया। उसने कार स्टार्ट कर दी। कार स्ट्रीट पर भागने लगी। किंडरमैन ने लिफाफा जेब में रख लिया। आहिस्ता चलाओ, किंडरमैन ने कहा। हम काम को निकले हैं, सैरो तफरी को नहीं। उसने उंगलियों से आंखें मली। क्या जिंदगी है। उसने एक ठंडी सांस ली। उसी शाम जब डॉक्टर किलन रेगन को ख्वाब आवर इंजेक्शन दे रहा था कि वो अस्पताल तक जाते हुए तूफान न उठाए, उस वक्त सुराग रसां किंडरमैन अपनी मेज पर दोनों हाथ टेके खड़ा था और बरके की मौत के मुतालिक डॉक्टर की वो रिपोर्ट देख रहा था जो सरासर चकरा देने वाली थी। कुछ समझ में नहीं आता, वो बुड़बुड़ाया। सब गड़बड़ है, ताहम हर बात अहम है। उसने आंखें बंद की, दिमाग में उलझती हुई तफसीलात को दूर किया, आंखें खोली और एक बार फिर बरके की मौत के मुतालिक डॉक्टर की तफसीलात पढ़ने लगा। हराम मगज बीच में से टूट गया, खोपड़ी फट गई, गर्दन की खाल खिंच गई, गर्दन के पट्टे और रगें बल खा गई हैं, रीढ़ की हड्डी के मनके अलग हो गई हैं और ये सब इसलिए हुआ कि मरने वाले का सर और चेहरा पीछे की तरफ, पुश्त की तरफ हो गया है। किंडरमैन खिड़की से बाहर देखने लगा। बरके की मौत की रात को ठीक 11:25 पर उसके और रिपोर्ट तैयार करने वाले डॉक्टर के दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी वो किंडरमैन को याद थी। अब वो उस गुफ्तगू को अपने दिमाग में दोहरा रहा था। ऐसा गिरने में हो सकता है, यानी आदमी की गर्दन इस तरह घूम जाए कि उसका चेहरा पुश्त की तरफ घूम जाए। किंडरमैन ने पूछा। यूं तो मुमकिन नहीं, डॉक्टर ने जवाब दिया। साफ साफ कहिए, ऐसा होना मुमकिन है। मरने वाला अगर 30-40 फुट की बुलंदी से गिरा हो तो तब भी गर्दन का यूं पूरी तरह घूमकर चेहरे का यूं पुश्त की तरफ हो जाना मुमकिन नहीं, इल्ला ये कि गिरने वाले का सर किसी चीज में फंस गया हो। तो क्या कोई दूसरा इंसान ऐसा कर सकता है, यानी सामने वाले के सर को पकड़कर पुश्त की तरफ घुमा सकता है? हाँ, लेकिन इस सूरत में उस आदमी को फूकुल फितरत कुव्वत का मालिक होना चाहिए। किंडरमैन कार्ल के बयान की तहकीक कर चुका था कि बरके की मौत के वक्त वो कहाँ था। सिनेमा के शो का वक्त वही था जो कार्ल ने बताया। डीसी की बस जिसमें कार्ल सवार हुआ उसी वक्त सिनेमा घर से चली थी जो वक्त कार्ल ने बताया, और ठीक उतने ही बजे उस स्टॉप पर पहुंची जहां कार्ल उतरा, और जो वक्त कार्ल ने बताया 9:18 पर। चुनाचे बरके की मौत के हादसे के वक्त बेशक शुबा कार्ल घर पर नहीं था। इसके बावजूद किंडरमैन की मेज पर कार्ल के खिलाफ मुजरिमाना फेल की रिपोर्ट मौजूद थी। 27 अप्रैल सन 1963 फर्दे जुर्म बेवर्ली हिल के एक डॉक्टर के वहां से, जहां वो और उसकी बीवी विली मुलाजिम थे। कार्ल महीनों तक नशावर और ख्वाब आवर दवाएं चुराता रहा था। कार्ल रेनिंगस्ट्रोम, पैदाइश 20 अप्रैल सन 1961, मुकाम पैदाइश ज्यूरिक स्विट्जरलैंड। सन 1941 के माह सितंबर की 7 तारीख को विली ने ब्राउन से शादी की। औलाद एक लड़की अलवीरा। 11 जनवरी सन 1943 को न्यूयॉर्क में पैदा हुई। मौजूदा पता नामालूम। मुलजिम रिपोर्ट के दूसरे बकिया हिस्से ने किंडरमैन को चकरा दिया। उस डॉक्टर ने जो बहुत मशहूर था और जो केस जीत रहा था, यकायक और वजह बताए बगैर कार्ल के खिलाफ अपना मुकदमा वापस ले लिया। डॉक्टर ने ऐसा क्यों किया? इसके सिर्फ 2 महीने बाद कार्ल और विली को क्रिस मैकैनल ने अपने यहाँ मुलाजिम रख लिया, जिसका मतलब यह था कि डॉक्टर ने उनके साबिक आका ने उनके मुतल्लिक अच्छा और सिफारिशी सर्टिफिकेट दिया था। अब ऐसा उसने क्यों किया? कार्ल ने बेशक शुबा दवाएं चुराई थी, ताहम जब उसकी डॉक्टरी तफ्तीश की गई तो मालूम हुआ कि यह शख्स ख्वाब आवर और नशावर दवाएं खाने का आदी ना था, बल्कि इसने कभी इस किस्म की दवा खाई ही ना थी। क्यों? मामला उलझा हुआ था, कुछ समझ में ना रहा था। सुराग रसां किंडरमैन ने आंखें बंद कर ली और लुइस कैरोल की एक नज़म गुनगुनाने लगा। दिमागी उलझन दूर करने का यह उसका खास नतीजा था। जब वो नज़म ख़त्म कर चुका तो उसने आंखें खोल दी और अपना दिमाग साफ रखने की कोशिश की, लेकिन हमेशा की तरह उस वक्त भी ये काम मुश्किल साबित हुआ। उसने एक ठंडी सांस लेकर वो रिपोर्ट उठा ली जो मुकद्दस तसलीस के गिरजा में जो बेहुरमती की गई थी उसके मुतल्लिक थी। तब उज़्वे मखसूस, इंसानी फुजला, दामियान का रास, इन नामों के नतीजे उसने सुरख लकीरें लगा दी। उसने एक बार फिर एक लंबा सांस लिया और वो किताब उठा ली जो जादू मंतर और शैतान की पूजा के मुतल्लिक थी। उसने वो सफ़ा खोला जिस पर उसने निशान रखा था स्याह ईशाए रब्बानी, शैतान की इबादत की एक खास रस्म जिसमें मुंदरजा झैल रसूमात अदा की जाती हैं जो पुजारियों और बरादरी में बुराई फैलाने के लिए कहा जाता है। मुख्तलिफ किस्म की बेहुरमतियाँ जो अमूमन जिनसी होती हैं, मसलन मुकद्दस रोटी की तहकीर में गैर मामूली तौर पर बड़ी रोटियां बनाई जाती हैं।
ये उस आटे से बनाई जाती हैं जो मुख्तलिफ किस्म की गलाजतों, खून और पीप से गूंदा जाता है। इसी तरह की दूसरी रसूमात। किंडरमैन किताब के सफ़े उलटने लगा और उसी सफ़े पर पहुंच गया जिस पर उसने निशान लगा रखा था। एक पैराग्राफ शैतानी कत्ल से मुतल्लिक था, यानी वो कत्ल जो किसी इंसान का शैतान करता है। वो आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर ये तफसीलात पढ़ने लगा। जब पढ़ चुका तो उसके माथे पर सोच की सिलवटें उभर आईं। उसने हैरत से सर हिलाया, मेज पर लैंप की तरफ देखा, लैंप बुझाया, उठा और दफ्तर से बाहर आ गया। नौजवान पहरेदार सैंडविच खा रहा था। किंडरमैन उसके करीब पहुंचा। उसने सर उठाकर सुराग रसां की तरफ देखा। बरके डैनिंग? किंडरमैन ने सरगोशी में कहा। पहरेदार ने सर हिलाया और सैंडविच हाथ में ही लिए उठ खड़ा हुआ और कमरे की तरफ बढ़ा। किंडरमैन उसके पीछे चला। वो 32 नंबर के खाने के सामने पहुंचकर रुक गए। पहरेदार ने ताबूत नुमा खाना खींचकर बाहर निकाला। उसमें बरके डैनिंग की लाश रखी हुई थी। किंडरमैन चंद सानियों तक फर्श पर नजरें गाड़े रहा। पहरेदार बदस्तूर सैंडविच खा रहा था और उसके ज़र्रात फर्श पर टपक रहे थे। किंडरमैन ने नजरें उठाई, लाश की तरफ देखा। उसने फिर वही देखा जो पहले भी देख चुका था और यकीन ना किया था कि ऐसा हो सकता है। बरके डैनिंग का सर इस तरह पीछे की तरफ घुमा हुआ था या घुमाया गया था कि उसका चेहरा पुश्त की तरफ हो गया था।